नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने 8 नवंबर का करंट अफेयर लेके आई हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 5 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। किसी को पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है 7 नवंबर। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर की जो बीमारी है बड़ी गंभीर बीमारी है। इसके प्रति जागरूकता प्रति व्यक्ति को होनी चाहिए और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हम 7 नवंबर को कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थिति के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की स्थापना की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री थे पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो हम कब मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाते हैं। कैंसर एक बड़ी ही गंभीर बीमारी है। इसका कोई एक अभी परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी तत्काल में कौन है? किसी को पता है तो कमेंट में बताएं। मैं अभी बताती हूँ इसका आंसर, जब मैं लास्ट में बताऊंगी। जब तक आप कमेंट में इसका आंसर लिखें। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके जो ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर वो है 7 नवंबर। शिशुओं की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। शिशुओं की, बच्चों की, नवजात जो शिशु हैं उनकी सुरक्षा, उनका विकास, उनका संवर्धन, यानी अच्छी चीज़ों से उनको एक अच्छा वातावरण देना, उनकी रक्षा करना, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है शिशु संरक्षण दिवस। ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि शिशुओं की रक्षा की जाए तो वे इस दुनिया का भविष्य बनेंगे। स्वाभाविक सी बात है, शिशु ही, अगर नवजात शिशुओं की हम रक्षा नहीं करेंगे तो बड़े होकर वो कब कैसे देश का विकास करेंगे? ठीक है। और अपनी उन्नति, खुद की उन्नति उन्नति करेंगे और देश की उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए शिशुओं का विकास, संवर्धन के लिए हमने शिशु संरक्षण दिवस घोषित किया है, क्योंकि वे कल के नागरिक हैं। विश्व के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कल के नागरिक भी कौन है? आज जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो भी अभी नवजात हैं या कुछ बड़े हैं, वो ही वयस्क होकर, युवा होकर हमारी देश की रक्षा करेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके बचपन तक का सफ़र जो है हम बहुत अच्छे तरीके से, विकासशील पूर्ण तरीके से उनका बचपन निकालें और उन्हें एक उन्नत इंसान और विकासशील इंसान बनाने की कोशिश करें, जिससे वो राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप कोटक जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? इसके ऑप्शंस हैं 20%, 35%, 40%, 51%। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 51%। चलिए, ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी, ये एक, इसकी जो स्थापना है वो 1872 में हुई थी। इससे कम से कम 200 देश इकट्ठे हैं। ये मतलब 200 जो देश हैं वो इससे सम्मिलित हैं। कौन सी कंपनी से सम्मिलित है? ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी से। ये एक वैश्विक स्तर पर काम करती है। ये किस स्तर पर काम करती है? वैश्विक स्तर पे काम करती है। ये जीवन बीमा से भी संबंधित है, कारों का बीमा भी करती है। तो ये कि वैश्विक स्तर की ये कंपनी है। उसका नाम क्या है? ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। कोटक जनरल इंश्योरेंस, ये एक राष्ट्रीय कंपनी है। कोटक जनरल इंश्योरेंस ये एक राष्ट्रीय कंपनी है, में बड़ा निवेश करने के लिए तैयार है। जो ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी है वो कोटक इंश्योरेंस कंपनी में अपना 51% निवेश करने को तैयार है। ठीक है। चलिए
ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। मैंने जो अभी बताया आपको, ये जो वैश्विक स्तर की जो कंपनी है वो राष्ट्रीय स्तर की कंपनी कोटक में 51% मतलब 50% से अधिक अपना निवेश करेगी या पैसा लगाएगी। ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में बड़ा निवेश करने के लिए तैयार है, जो बीमा उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो बीमा उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम है, स्वाभाविक सी बात है, वैश्विक स्तर की कंपनी है, यहाँ निवेश करेगी तो कहीं ना कहीं फायदा होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? इसका इसके जो ऑप्शन है, बानी वर्मा, साइमा वाजिद, सौर्या मित्तल, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। इसका जो आंसर है वो साइमा वाजिद। बांग्लादेश की साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक होंगी। बांग्लादेश की जो साइमा वाजिदा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नेतृत्वकर्ता होंगी या निर्देशिका होंगी, ठीक है। और ये जो साइमा वाजिदा जो हैं वो हमने बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री जो है ना शेख हसीना, उनकी पुत्री हैं। ये जो है वो एशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की निर्देशक रहेंगी या नेतृत्व करेंगी किस क्षेत्र में? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, इसका नेतृत्व करेंगी। चलिए, साइमा वाजिदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं, जो कि मैंने अभी बताया। उन्होंने ऑटिज्म तथा मानसिक रोगों के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। ऑटिज्म मतलब आत्मविश्वास या आत्म केंद्रित, ठीक है, आत्म केंद्रित टॉपिक पे और मानसिक रोगों पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता दी है, आत्म केंद्रित होने का एक उपदेश दिया है। चलिए, जो श्रीलंका में जन स्वास्थ्य नियमों में सुधार के आधार बने, जो श्रीलंका में इन्होंने जो प्रयास किए थे वो श्रीलंका में एक उसकी अच्छी उन्नति हो पाई इस क्षेत्र में और वहां पे उसका विकास हो सका। कहाँ पर? श्रीलंका में। ये किसका प्रयास था? साइमा वाजिद, ठीक है। ये किसकी पुत्री है? बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी ये पुत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरब। चलिए, 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिल सकती है। 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसकी जो मेजबानी है वो सऊदी अरब को जा सकती, मतलब मेजबानी सऊदी अरब कर सकता है, ठीक है। जो 34 में होने वाले हैं उसकी बात चल रही है। 31 अक्टूबर को 2030 और 34 को वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए दावेदारी की आखिरी तारीख थी। इसकी जो मेजबानी करने के लिए अलग अलग देश आमंत्रित होते हैं और उसमें आमंत्रित होने के लिए उसकी लास्ट डेट क्या थी? 31 अक्टूबर, ये एक लास्ट डेट थी। और वो कौन से के लिए? 2030 से 2034 के लिए मेजबानी करने के लिए 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। तो जिसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं कि सऊदी अरब इसकी मेजबानी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए बोली लगाने से इनकार कर दिया। जो है ऑस्ट्रेलिया ने 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बोली लगाने से ही मना कर दिया है। तो इस बात से क्लियर है कि अगले 2034 में जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। चलिए, जिसके बाद सऊदी अरब ही इकलौता देश दावेदारी में बचा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया दावेदारी में था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब ही 2034 के फीफा वर्ल्ड कप में इसकी मेजबानी करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप का जो सबसे पहला मैच था वो 1930 में हुआ था। सबसे पहला मैच जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। इसका जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 2034 की बात चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने मेयादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व
के गठन का आदेश दिया है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है गोवा। हाल ही में गोवा राज्य में हाई कोर्ट ने मेहादेई वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। गोवा राज्य की सरकार ने, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि म्यादेई वन्य जीव अभयारण्य जो है उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा। टाइगर रिजर्व क्या, जब किसी भी क्षेत्र में बाघों की संख्या कम हो रही हो या विलुप्त हो रही हो तो उसको टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बना दिया जाता है। ये एक सरकार की अनुमति है, गोवा सरकार की अनुमति, हाई कोर्ट ने इसको बोल दिया है कि टाइगर रिजर्व का इसको क्षेत्र बना सकें। चलिए, अदालत ने अपने आदेश में सरकार को 3 महीने के भीतर म्यादेई वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दे दिया है। हाई कोर्ट ने 3 महीने का इनको वक्त दिया है कि इसको जल्दी से टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बदला जाए, आसपास के क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बदल दिया जाए। ये कौन से राज्य में हुआ है? गोवा राज्य में। गोवा राज्य के हाई कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मेयादेई वन्य जीव अभयारण्य है वो किससे संबंधित है? वो गोवा राज्य से संबंधित है। मतलब वो कहाँ है? गोवा। अगर कभी भी ये अभयारण्य आ जाए तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसके जो ऑप्शंस हैं, बानखेड़े स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मुझे लगता है, आई थिंक सभी को पता होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका जो आंसर है बानखेड़े स्टेडियम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये जो वानखेड़े स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। वहीं पे सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा की स्थापना की गई है। ठीक है, अब जब भी ये वानखेड़े स्टेडियम आ जाएगा तो आप कहाँ से क्लिक करेंगे? वानखेड़े जो स्टेडियम है वो मुंबई में है। ठीक है, आप ऐसे क्लिक करके पढ़ें, कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को पढ़ें। कोई सा भी क्वेश्चन है ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। कार्यक्रम में तेंदुलकर के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब जब से मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे ये मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला था जब आप लिख रहे होंगे तो इसका एक अलग पोर्शन होना चाहिए कि कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। वो भी बीसीसीआई सचिव जय साहब। बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल जो होता है ना, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके जो सचिव हैं उनका नाम क्या है? जय साहब। उनके सचिव का नाम क्या है? जय साहब। इसको भी आप अलग से लिख लें। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, और उसी के उपाध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? राजीव शुक्ला। इस प्रोग्राम में आयोजित होने वाले थे और उन्होंने अपना इसमें सहयोग दिया और ये इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एनसीसीपी प्रमुख और पूर्व बीसीसीआई और आईसीसी प्रमुख शरद पवार। शरद पवार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, और इनका नाम क्या है? शरद पवार। ये भी इस आयोजन में सम्मिलित थे। एनसीए अध्यक्ष अमोल काले ने कार्यक्रम में भाग लिया। किसने भाग लिया? अमोल काले ने कार्यक्रम में भाग लिया। इतने जो लोग थे इन्होंने भाग लिया। एक तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, शरद पवार थे, और ये जो अमोल काले थे इन्होंने कार्यक्रम में अपना भाग लिया। चलिए, ये जो कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो है केरल। केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। केरल सरकार ने केरल सरकार ने जो प्रसिद्ध लेखक हैं, क्या नाम है उनका? पद्मनाभन। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? केरल ज्योति पुरस्कार। केरल ज्योति पुरस्कार जो है वो पद्मनाभन को मिलेगा।
ठीक है, ये केरल का बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है। चलिए, राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो आपने जो अभी हमने जो पढ़ा है, केरल ज्योति पुरस्कार, ये राज्य का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। किस राज्य का पुरस्कार है? केरल राज्य का। ठीक है, और जो अभी किसको प्रदान हो रहा है? पद्मनाभन को प्रदान हो रहा है। मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। मलयालम भाषा में इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, इसी योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त किया जा रहा है। चलिए, केरल सरकार ने कई अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है। केरल सरकार ने इस पुरस्कार के साथ अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है, कि बताया है कि किन किन लोगों को कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें केरल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इन सभी को संयुक्त रूप से केरल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है केरल। हाल ही में संदिग्ध माओवादियों ने आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में वन विभाग के निगरानीकर्ताओं पर गोलीबारी की। माओवादियों एक नक्सलवादी से संबंधित लोग होते हैं। जो माओवादी हैं वो एक नक्सल विचारवादी के लोग होते हैं, और उन्होंने वन्यजीव विभाग के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला कर दिया है। और वो भी कहां पर? आलरम वन्यजीव अभ्यारण्य। आलरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? जो कहाँ है? वो केरल में है। चलिए, भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढलानों में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के ढलानों पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? आलरम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। और पश्चिमी घाट, जो सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है भूगोल में, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। पश्चिमी घाट, अगर आप मैप में देखेंगे साइड में पश्चिमी घाट है, उसकी ढलानों पर ये स्थित है आलरम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो केरल में स्थित है। एक वन्य अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य कन्नूर जिले में 55 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। ये जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? कन्नूर जिले में 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ किस संगठन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? इसके ऑप्शंस है पृथ्वी दिवस नेटवर्क, विश्व वन्यजीव कोष, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। हाल ही में फिलीपींस की क्विजोन सिटी में मेयर जोसेफिना वेल मोटे को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, ये जो फिलीपींस की जो क्विजोन सिटी की जो मेयर जोसेफिना मेल वोटे, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, ठीक है, को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के लिए नामित किया गया है। ये अवार्ड का नाम है, जो पुरस्कार का नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के लिए किसको नामित किया गया है? इनके नाम बड़े अजीब हैं, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। जोसेफिना वेल मोटे, इनको आमंत्रित किया गया है, इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के मैंने आपको लक्ष्य भी बताए थे, बहुत सारे लक्ष्य हैं, ठीक है, तो उनमें से एक लक्ष्य है, इनका एक सर्वोच्च जो पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पर्यावरण सम्मानों में से एक है। मतलब ये बहुत अच्छा पुरस्कार है, और पर्यावरण से संबंधित कोई भी बहुत अच्छा काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, स्वच्छता का काम करता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो 2023 का जो पुरस्कार है वो किसको दिया जा रहा है? जो मैंने अभी आपको बताया, जोसेफिना बेल मोटे को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको घोषित कर दिया गया है। देखिए, आज का
हाँ, हाँ, कल के क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो मैंने आपको जो क्विज़ बताया था, कुछ लोगों ने तो आंसर दिया, कम से कम 3-4 लोगों ने आंसर दिया उसका, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। या तो इसका मतलब तो ये है कि आप सिर्फ जल्दी-जल्दी ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और मत पढ़िए, इसमें घाटा आपका ही है, किसी का घाटा नहीं है। जिनने जो जो सॉरी जिनने भी जो आंसर दिया है, उसके लिए साधुवाद और जिनने नहीं दिया है, वो आप अपनी जानें, ठीक है? ये जो कांस्य पदक जो है उन्होंने जीता था, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। भारत के आयुष शेट्टी ने यूएसए के इस स्पोकेन में जो आयोजित है बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। इसका जो आंसर था वो है कांस्य पदक हासिल किया था, ठीक है? चलिए, जिनने बताया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा एसएससी जीडी का जो क्या आज का क्विज भी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, आज का क्विज भी है, देख लीजिए। अब इसका जो आंसर है वो आपको कल देना है और सभी लोग देंगे। जो नहीं देगा फिर वो तो अब अपना देख ही लीजिए, पर जो लोग दे रहे हैं वो नियमित रूप से दें। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्या क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट करती हूँ। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। जितनी ज्यादा संख्या में बताएंगे उतना मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपना खुद का ही विकास कर रहे हैं। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन यही करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। और हमारा जो एसएससी जीडी का जो बैच है वो अभी आपको ऑफर चल रहा है 399, दीपावली का ऑफर है। 399 में आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं और अगर दीपावली के बाद लेते हैं तो ये कोर्स आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो दीपावली तक के लिए आपके लिए ऑफर है 399 का, तो आप जल्दी जल्दी कीजिए। और ऑफलाइन जो बैच है वो हम दीपावली के बाद स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इच्छुक हैं वो जीनियस कोचिंग क्लासेस के संपर्क में बने रहे। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे।